नमस्कार दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारत के सीरीज नंबर चौथी अर्थात फोर्थ सीरीज को लेकर के उपस्थित हुए हैं और इस चौथी सीरीज में हमने वैदिक सभ्यता और संस्कार नामक टॉपिक को लिया हुआ है। अब इस टॉपिक में सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हमने सेलेक्ट किया है और आइए देखते हैं कि इसमें किन किन क्वेश्चनों का सिलेक्शन हमने आपके लिए किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को किस नाम से जाना गया है? तो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को किस नाम से जाना गया है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये आपकी सभ्यता है वैदिक सभ्यता। क्या इसका उत्तर होगा? वैदिक सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत। क्या थी? आर्यों की भाषा थी संस्कृत। इसका मतलब ये दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया है? तो अब आपको बताना है कि प्रोफेसर मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है: सप्त सिंधु प्रदेश, मध्य एशिया, ऑस्ट्रो हंगरी और तिब्बत। इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपको चूज करना है। तो चलिए हम बताते हैं कि मैक्स मूलर ने कौन सा मूल निवास स्थान बताया है। तो वो है आपका मध्य एशिया। कौन सा है? मध्य एशिया। क्वेश्चन नंबर 4 है। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया है? तो अविनाश चंद्र दास ने आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश बताया है। कहाँ बताया है? सप्त सिंधु प्रदेश। इनके अनुसार आर्य सप्त सिंधु प्रदेश के मूल निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रोफेसर मैकडोनाल्ड ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया है? तो इन्होंने ऑस्ट्रो हंगरी बताया है। क्या बताया है? ऑस्ट्रो हंगरी। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि प्रोफेसर मैकडोनाल्ड के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रो हंगरी। अविनाश चंद्र दास का पूछेगा, कहेंगे सप्त सिंधु प्रदेश। और अगर पूछेगा मैक्स मूलर का, तो आप कहेंगे मध्य एशिया। और अगर आपसे पूछ लिया कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ बताया था, तो आप कहेंगे तिब्बत। कहाँ कहेंगे? तिब्बत। तो इसका मतलब 6 नंबर में आपका कौन सही है? तिब्बत। अब ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा भी कुछ लोगों ने बताया है जिसे हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड ने कहाँ बताया है? तो दक्षिणी रूस बताया है। प्रोफेसर पेंका ने कहाँ बताया है? तो जर्मनी के मैदानी भाग को बताया है। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ बताया है? तो उत्तरी ध्रुव बताया है। क्वेश्चन नंबर 7 की शुरुआत करते हैं। वैदिक काल में कई गांव मिलाकर निर्माण होता था। तो वैदिक काल में कई गांवों को निर्माण करके एक विश्व का निर्माण होता था, जिसका मुखिया विस्पति होता था। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वैदिक आर्य कई छोटे छोटे कबीलों में विभक्त था। ऋग्वैदिक साहित्य में कबीले को जन कहा गया था और कबीले के सरदार को राजन कहा जाता था। क्या कहा था? राजन। तो कबीले को जन कहते थे, कबीले के मुखिया को राजन कहते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है। वैदिक काल में सबसे छोटी राजनीतिक इकाई क्या थी? तो सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी कुल या परिवार। तो कुल या परिवार, ये सी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कुल या परिवार थी। कई कुल मिलाकर के ग्राम बनते थे, जिसका प्रधान जो है वो ग्रामीणी होता था। कौन होता था? ग्रामीणी होता था। और कई ग्राम मिल करके एक विश्व का निर्माण होता था, जिसका प्रधान विस्पति होता था।
तथा कई विष मिलाकर जन का निर्माण होता था, जिसका प्रधान राजा या राजन होता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? यौ या जौ था। ये वाला ऑप्शन सही है। अगर पूछ दे आर्यों का मुख्य पेय क्या था, तो आर्यों का मुख्य पेय क्या था? सोम था। क्या था? सोम। क्वेश्चन नंबर 10 है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था उस समय? तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को उस समय अमाजू कहा जाता था। क्या था? अमाजू। क्वेश्चन नंबर 11 है, जनता की गतिविधियों पर नजर रखने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो जनता की गतिविधियों पर नजर रखने वाले गुप्तचर को स्पस कहा जाता था। क्या था? स्पस। क्वेश्चन नंबर 12 है, वितस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो वितस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है? झेलम है। क्या नाम है? झेलम। वितस्ता नदी का, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। वितस्ता नदी का वास्तविक नाम क्या था? झेलम। अगला दिया है, परुषणी नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो परुषणी नदी का आधुनिक नाम है रावी। क्या नाम है? रावी नदी। अगला दिया है, बिपाशा का आधुनिक नाम क्या है? तो बिपाशा नदी का आधुनिक नाम व्यास नदी है। क्या नाम है? व्यास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द्विशदती नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो उसका आधुनिक नाम है घग्घर। अगला दिया है, अस्कनी नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो अस्कनी का आधुनिक नाम है चिनाब। क्या नाम है? चिनाब। क्वेश्चन 17 है, सतुद्री नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो सतुद्री नदी का आधुनिक नाम है सतलुज या सतलज। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। सदा नीरा नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो सदा नीरा नदी का आधुनिक नाम है गंडक। क्या नाम है? गंडक। अब ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा कुछ नदी ऐसी हैं जिसका प्राचीन नाम कुबू है और आधुनिक नाम कुर्रम। प्राचीन नाम सुवास्तु है और आधुनिक नाम स्वात। प्राचीन नाम कुभा है, आधुनिक नाम काबुल। और प्राचीन नाम गोमती है और आधुनिक नाम गोमल। ध्यान दीजिएगा, कुभू, सुवास्तु, कुभा और गोमती, यह चारों अफगानिस्तान की नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऋग्वैदिक काल में देवताओं में सबसे अधिक महत्व किस देवता का था? तो सबसे अधिक महत्व इंद्र का था। किसका? इंद्र का। इसे पुरंदर के नाम से भी जानते थे। किस नाम जानते? पुरंदर के नाम से। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऋग्वैदिक काल में के देवताओं में किसे पुरंदर के नाम से जानते थे? तो पुरंदर के नाम से जानते थे इंद्र को। किसको? इंद्र को। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तर वैदिक काल में परिवार होता था। तो उत्तर वैदिक काल में परिवार पितृसत्तात्मक होता था, अर्थात पिता का जो है मालिकाना हक होता था। तो ये था पितृसत्तात्मक। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऋग्वैदिक काल माना जाता है। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व ये ऋग्वैदिक काल माना जाता है। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला दिया, उत्तर वैदिक काल माना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है, अर्थात बी, ये वाला ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 24 तरफ आगे बढ़ते हैं। 24 दिया है, उत्तर वैदिक काल में कौन प्रमुख देवता में नहीं थे? तो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र या शिव, ये तीनों प्रमुख देवता में थे, लेकिन इंद्र का उसमें वर्चस्व नहीं था। क्वेश्चन नंबर 25 तरफ शुरुआत करते हैं। 25 दिया है, 3 ऋण में कौन शामिल नहीं है? तो 3 ऋण में कौन शामिल नहीं है, ये ध्यान देना, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋणी ऋण और मातृ ऋण। इसमें आपको बताना है कि कौन ऋण शामिल नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, उसमें मातृ ऋण जो है ये शामिल नहीं है। कौन सा ऋण शामिल नहीं है? मातृ ऋण शामिल नहीं है। पितृ ऋण क्या होता था, उस पर ध्यान दीजिएगा। धर्मानुसार संतानों द्वारा या संतान की उत्पत्ति करना ही पितृ ऋण से मुक्ति पाने का उपाय था। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अपने समान एक संतान उत्पन्न कर दे तो वह पितृ ऋण से मुक्ति पाया जाता था। आपने देखा होगा, महावीर स्वामी जब अपने साधना में लीन होने गए तो उन्होंने एक पुत्री को उत्पन्न करके अर्थात पितृ ऋण से मुक्ति पा लिया। गौतम बुद्ध जब अपने साधना में लीन होने गए
तो इन्होंने भी एक पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम राहुल था। उसके बाद यह साधना में गए, अर्थात यह दोनों लोग क्या किए, अपने पितृ ऋण से मुक्ति पा गए, अर्थात अपने समान एक संतान को उत्पन्न कर दिए। देव ऋण क्या है? देव ऋण जो होता है यह विभिन्न धार्मिक और याज्ञिक अनुष्ठानों द्वारा इसकी मुक्ति मिलती है। ऋणी ऋण क्या है? तो वेदों का विधि पूर्वक अगर आप अध्ययन कर लेते हैं तो आप जो है ऋणी ऋण से मुक्ति पा जाएंगे। तो इस तरह से 3 ऋण होते हैं, पितृऋण, देव ऋण और ऋणी ऋण। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 16 कि मानव जीवन में कितने संस्कारों को मान्यता दी गई? 16 संस्कारों को मान्यता दी गई है। कितने को? 16 संस्कारों को मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 27 है कौन सा पंच महायज्ञ में शामिल नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, पंच महायज्ञ जो होता है वो होता है देव यज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ, भूत यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। ठीक है, तो इसमें मात्र जो यज्ञ है यह शामिल नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जो देव यज्ञ होता है यह यज्ञ के दौरान जब हम अग्नि में आहुति देते हैं तो इससे जो है देव यज्ञ इसे बोला जाता है। पितृयज्ञ क्या होता है? जब हम पितरों का सम्मान करते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग जो है पितरों का सम्मान करने के लिए इनके लिए पूजा की जाती है और उसमें सभी लोग अपने अपने पितरों को सम्मान देते हैं। नृयज्ञ क्या होता है? इसे अतिथि यज्ञ कहा जाता है, अर्थात अतिथियों का अगर आप समुचित सत्कार करते हैं तो आप नृयज्ञ जो है कर देते हैं। भूत यज्ञ क्या है? जीवधारियों का पालन करना। जो भी आप कुत्ता, बिल्ली या बकरी, गाय जो भी पालते हैं उससे आपका भूत यज्ञ जो है यह संपन्न होता है। ब्रह्म यज्ञ क्या है? वेद शास्त्रों का अध्ययन, स्व अध्याय अगर आप करते हैं तो आप ब्रह्म यज्ञ से जो है मुक्ति पा सकते हैं। 28 नंबर है मानव द्वारा प्रथम संस्कार कौन सा आयोजित किया जाता है? तो मानव द्वारा प्रथम संस्कार गर्भाधान का होता है। कौन सा होता है? गर्भाधान का होता है। और आपको जानकारी के लिए बताएं कि उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुए इस संस्कार में संतान प्राप्ति के उद्देश्य से स्त्री के गर्भ में पुरुष बीजारोपण करता है, वो होता है गर्भाधान संस्कार। क्वेश्चन नंबर आपका है पुष्पमन संस्कार कब प्रारंभ किया जाता है? तो पुष्पमन संस्कार जो है यह गर्भाधान के बाद तीसरे माह पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए यह संस्कार किया जाता है, अर्थात ये वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका है 30 गर्भवती स्त्री की रक्षा के तथा गर्भवती स्त्री की रक्षा के लिए तथा गर्भस्थ शिशु की दीर्घायु के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, गर्भवती स्त्री की रक्षा के लिए, गर्भस्थ शिशु की दीर्घायु के लिए सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। क्या किया जाता है? सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है बालक के जन्म के तुरंत बाद पिता बालक को स्पर्श कर उसके कान में आशीर्वाद का वचन बोलता है। इसका उद्देश्य संतान पर पड़ने वाली अनिष्टकारी बाधाओं से बचाना था। तो यह जो है संस्कार कौन सा होता है? इस 4 ऑप्शनों में आपको चूज करना है। ये है जात कर्म संस्कार। कौन सा है? जात कर्म संस्कार। क्वेश्चन नंबर 32 है नामकरण संस्कार किस दिन नामकरण किया जाता है? अर्थात नामकरण संस्कार में किस दिन नामकरण संस्कार किया जाता है? तो बालक के जन्म के 11वें दिन शिशु का नाम रखा जाता है, अर्थात ये वाला ऑप्शन आपका सही है कि बालक के जन्म के 11वें दिन क्या होता है? शिशु का नाम रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है बालक के पहली बार घर से बाहर जाने पर किस संस्कार का आयोजन किया जाता है? तो वो निष्क्रमण संस्कार का आयोजन किया जाता है। किसका? निष्क्रमण संस्कार का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है किस संस्कार के अंतर्गत पहली बार शिशु को अन्न खिलाया जाता है तथा यह संस्कार जन्म के 5वें अथवा 6वें माह में किया जाता है, जिसे हम लोग देहात में चटावन कहते हैं। क्या कहते हैं? चटावन, अर्थात उसे पहली बार अन्न खिलाया जाता है, वो होता है अन्नप्राशन संस्कार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है शिशु के 1 वर्ष या 3 वर्ष का होने पर किस संस्कार का संपादन होता है जिसमें पहली बार शिशु के बाल काटे जाते हैं? जिसमें पहली बार शिशु के बाल काटे जाते हैं
तो ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ये आपको बताना है। तो ये होता है चौल कर्म, या इसे बोलते हैं चूड़ा कर्म। क्या बोलते हैं? चौल कर्म या चूड़ा करण संस्कार। अगला आपका है, शिशु के 5 वर्ष का होने पर गुरु द्वारा अक्षर ज्ञान कराया जाता है। यह किस संस्कार में होता है? तो यह होता है विद्यारंभ में। किसमें होता है? विद्यारंभ में। क्वेश्चन नंबर 38 है, उपनयन संस्कार ब्राह्मण का कितने वर्ष में होता है? तो भैया ब्राह्मण का होता है 8 वर्ष में। कितने वर्ष में होता है? 8 वर्ष में। उपनयन संस्कार क्षत्रिय का कितने वर्ष में होता है? तो ये होता है 11 वर्ष में। कितने वर्ष में होता है? 11 वर्ष में होता है। और उपनयन संस्कार वैश्य का कितने वर्षों में होता है? तो होता है 12 वर्ष में। अब शूद्र का पूछेगा तो शूद्र का उपनयन संस्कार नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 41 है, उपनयन संस्कार के कितने वर्ष के अंदर में वेदारंभ संस्कार का संपादन होता था, जिसमें वेदों का अध्ययन प्रारंभ किया जाता था? तो वह 1 वर्ष के अंदर में ही यह आयोजित होता था, वेदारंभ संस्कार। क्वेश्चन नंबर 42 है, गुरु के पास रहते हुए 16 वर्ष की आयु में पहली बार विद्यार्थी दाढ़ी मूछ बनवाने पर किस संस्कार का आयोजन किया जाता था? तो वो है भैया केशांत। कौन सा है? केशांत संस्कार। क्वेश्चन नंबर 43 है, शिक्षा की समाप्ति पर कौन सा संस्कार संपन्न होता था जिसके बाद वह स्नातक कहलाता था? इस संस्कार की सर्वमान्य आयु 24 वर्ष मानी गई थी, तो वो था समावर्तन संस्कार। कौन संस्कार था? समावर्तन संस्कार। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 44 और लास्ट क्वेश्चन है कि इस आश्रम के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। इसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति था। इस संस्कार के लिए 25 वर्ष की आयु उपयुक्त मानी गई थी। तो कौन संस्कार था? वो था विवाह संस्कार। चलिए, हमने लास्ट में सारे संस्कारों को पढ़ाते हुए आपका विवाह भी करा दिया। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि यह संस्कार और वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का श्रृंखला है, और इन सारे क्वेश्चनों को अगर आप कर लेते हैं तो आप पूरी तरह से इस दोनों टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। उम्मीद है कि ये आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारत के सीरीज नंबर 4 अर्थात 4th सीरीज को लेकर के उपस्थित हुए हैं, और इस 4थी सीरीज में हमने वैदिक सभ्यता और संस्कार नामक टॉपिक को लिया हुआ है। अब इस टॉपिक में सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हमने सेलेक्ट किया है, और आइए देखते हैं कि इसमें किन किन क्वेश्चनों का सिलेक्शन हमने आपके लिए किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को किस नाम से जाना गया है? तो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को किस नाम से जाना गया है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये आपकी सभ्यता है वैदिक सभ्यता। क्या इसका उत्तर होगा? वैदिक सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत। क्या थी? आर्यों की भाषा थी संस्कृत। इसका मतलब ये दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया है? तो अब आपको बताना है कि प्रोफेसर मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, सप्त सिंधु प्रदेश, मध्य एशिया, ऑस्ट्रो हंगरी और तिब्बत। इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपको चूज करना है। तो चलिए हम बताते हैं कि मैक्स मूलर ने कौन सा मूल निवास स्थान बताया है। तो वो है आपका मध्य एशिया। कौन सा है? मध्य एशिया।
क्वेश्चन नंबर 4 है, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया है? तो अविनाश चंद्र दास ने आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश बताया है। कहाँ बताया है? सप्त सिंधु प्रदेश। इनके अनुसार आर्य सप्त सिंधु प्रदेश के मूल निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोफेसर मैकडोनाल्ड ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया है? तो इन्होंने ऑस्ट्रो हंगरी बताया है। क्या बताया है? ऑस्ट्रो हंगरी। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि प्रोफेसर मैकडोनाल्ड के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रो हंगरी। अविनाश चंद्र दास का पूछेगा, कहेंगे सप्त सिंधु प्रदेश। और अगर पूछेगा मैक्स मूलर का, तो आप कहेंगे मध्य एशिया। और अगर आपसे पूछ लिया कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ बताया था, तो आप कहेंगे तिब्बत। कहाँ कहेंगे? तिब्बत। तो इसका मतलब 6 नंबर में आपका कौन सही है? तिब्बत। अब ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा भी कुछ लोगों ने बताया है जिसे हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड ने कहाँ बताया है, तो दक्षिणी रूस बताया है। प्रोफेसर पेंका ने कहाँ बताया है, तो जर्मनी के मैदानी भाग को बताया है। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ बताया है, तो उत्तरी ध्रुव बताया है। क्वेश्चन नंबर 7 की शुरुआत करते हैं। वैदिक काल में कई गांव मिलाकर निर्माण होता था। तो वैदिक काल में कई गांवों को निर्माण करके एक विश्व का निर्माण होता था, जिसका मुखिया विस्पति होता था। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वैदिक आर्य कई छोटे छोटे कबीलों में विभक्त था। ऋग्वैदिक साहित्य में कबीले को जन कहा गया था और कबीले के सरदार को राजन कहा जाता था। क्या कहा था? राजन। तो कबीले को जन कहते थे, कबीले के मुखिया को राजन कहते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैदिक काल में सबसे छोटी राजनीतिक इकाई क्या थी? तो सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी कुल या परिवार। तो कुल या परिवार, ये सी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कुल या परिवार थी। कई कुल मिलाकर के ग्राम बनते थे, जिसका प्रधान जो है वो ग्रामीणी होता था। कौन होता था? ग्रामीणी होता था। और कई ग्राम मिल करके एक विश्व का निर्माण होता था, जिसका प्रधान विस्पति होता था। तथा कई विश्व मिलाकर जन का निर्माण होता था, जिसका प्रधान राजा या राजन होता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? यौ या जौ था। ये वाला ऑप्शन सही है। अगर पूछ दे आर्यों का मुख्य पेय क्या था, तो आर्यों का मुख्य पेय क्या था? सोम था। क्या था? सोम। क्वेश्चन नंबर 10 है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था उस समय? तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को उस समय अमाजू कहा जाता था। क्या था? अमाजू। क्वेश्चन नंबर 11 है, जनता की गतिविधियों पर नजर रखने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो जनता की गतिविधियों पर नजर रखने वाले गुप्तचर को स्पस कहा जाता था। क्या था? स्पस। क्वेश्चन नंबर 12 है, बितस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो बितस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है? झेलम है। क्या नाम है? झेलम। बितस्ता नदी का, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बितस्ता नदी का वास्तविक नाम क्या था? झेलम। अगला दिया है, परुशणी नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो परुशणी नदी का आधुनिक नाम है रावी। क्या नाम है? रावी नदी। अगला दिया है, बिपाशा का आधुनिक नाम क्या है? तो बिपाशा नदी का आधुनिक नाम व्यास नदी है। क्या नाम है? व्यास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द्विशदती नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो उसका आधुनिक नाम है घग्घर। अगला दिया है, अस्कनी नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो अस्कनी का आधुनिक नाम है चिनाब। क्या नाम है? चिनाब। क्वेश्चन 17 है, सतुद्री नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो सतुद्री नदी का आधुनिक नाम है सतलुज या सतलज। ये वाला ऑप्शन आपका सही है।
सदा नीरा नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो सदा नीरा नदी का आधुनिक नाम है गंडक। क्या नाम है? गंडक। अब ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा कुछ नदी ऐसी हैं जिसका प्राचीन नाम कुबू है और आधुनिक नाम कुर्रम। प्राचीन नाम सुवास्तु है और आधुनिक नाम स्वात। प्राचीन नाम कुभा है, आधुनिक नाम काबुल। और प्राचीन नाम गोमती है और आधुनिक नाम गोमल। ध्यान दीजिएगा, कुभू, सुवास्तु, कुभा और गोमती, यह चारों अफगानिस्तान की नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऋग्वैदिक काल में देवताओं में सबसे अधिक महत्व किस देवता का था? तो सबसे अधिक महत्व इंद्र का था। किस था? इंद्र का। इसे पुरंदर के नाम से भी जानते थे। किस नाम जानते थे? पुरंदर के नाम से। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऋग्वैदिक काल में के देवताओं में किसे पुरंदर के नाम से जानते थे? तो पुरंदर के नाम से जानते थे इंद्र को। किसको? इंद्र को। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तर वैदिक काल में परिवार होता था। तो उत्तर वैदिक काल में परिवार पितृसत्तात्मक होता था, अर्थात पिता का जो है मालिकाना हक होता था। तो ये था पितृसत्तात्मक। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऋग्वैदिक काल माना जाता है। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व ये ऋग्वैदिक काल माना जाता है। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला दिया, उत्तर वैदिक काल माना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है, अर्थात बी, ए वाला ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 24 तरफ आगे बढ़ते हैं। 24 दिया है, उत्तर वैदिक काल में कौन प्रमुख देवता में नहीं थे? तो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र या शिव, ये तीनों प्रमुख देवता में थे, लेकिन इंद्र का उसमें वर्चस्व नहीं था। क्वेश्चन नंबर 25 तरफ शुरुआत करते हैं। 25 दिया है, 3 ऋण में कौन शामिल नहीं है? तो 3 ऋण में कौन शामिल नहीं है? ये ध्यान देना, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋणी ऋण और मातृ ऋण। इसमें आपको बताना है कि कौन ऋण शामिल नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, उसमें मातृ ऋण जो है ये शामिल नहीं है। कौन सा ऋण शामिल नहीं है? मातृ ऋण शामिल नहीं है। पितृ ऋण क्या होता था उस पर ध्यान दीजिएगा। धर्मानुसार संतानों द्वारा या संतान की उत्पत्ति करना ही पितृ ऋण से मुक्ति पाने का उपाय था। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अपने समान एक संतान उत्पन्न कर दे तो वह पितृ ऋण से मुक्ति पाता था। आपने देखा होगा, महावीर स्वामी जब अपने साधना में लीन होने गए तो उन्होंने एक पुत्री को उत्पन्न करके अर्थात पितृ ऋण से मुक्ति पा लिया। गौतम बुद्ध जब अपने साधना में लीन होने गए तो इन्होंने भी एक पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम राहुल था। उसके बाद यह साधना में गए, अर्थात यह दोनों लोग क्या किए? अपने पितृ ऋण से मुक्ति पा गए, अर्थात अपने समान एक संतान को उत्पन्न कर दिए। देव ऋण क्या है? देव ऋण जो होता है यह विभिन्न धार्मिक और याज्ञिक अनुष्ठानों द्वारा इसकी मुक्ति मिलती है। ऋणी ऋण क्या है? तो वेदों का विधि पूर्वक अगर आप अध्ययन कर लेते हैं तो आप जो है ऋणी ऋण से मुक्ति पा जाएंगे। तो इस तरह से 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋणी ऋण। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 16 कि मानव जीवन में कितने संस्कारों को मान्यता दी गई? 16 संस्कारों को मान्यता दी गई है। कितने को? 16 संस्कारों को मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा पंच महायज्ञ में शामिल नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, पंच महायज्ञ जो होता है वो होता है देव यज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ, भूत यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। ठीक है, तो इसमें मात्र जो यज्ञ है यह शामिल नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जो देव यज्ञ होता है यह यज्ञ के दौरान जब हम अग्नि में आहुति देते हैं तो इससे जो है देव यज्ञ इसे बोला जाता है। पितृयज्ञ क्या होता है? जब हम पितरों का सम्मान करते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग जो है पितरों का सम्मान करने के लिए इनके लिए पूजा की जाती है और उसमें सभी लोग अपने अपने पितरों को सम्मान देते हैं। नृयज्ञ क्या होता है? इसे अतिथि यज्ञ कहा जाता है, अर्थात अतिथियों का अगर आप समुचित सत्कार करते हैं तो आप नृयज्ञ जो है कर देते हैं। भूत यज्ञ क्या है? जीवधारियों का पालन करना। जो भी आप कुत्ता, बिल्ली या बकरी, गाय जो भी पालते हैं उससे आपका भूत यज्ञ जो है यह संपन्न होता है। ब्रह्म यज्ञ क्या है? वेद शास्त्रों का अध्ययन, स्व अध्याय अगर आप करते हैं तो आप ब्रह्म यज्ञ से जो है मुक्ति पा सकते हैं। 28 नंबर है, मानव द्वारा प्रथम संस्कार कौन सा आयोजित किया जाता है? तो मानव द्वारा प्रथम संस्कार गर्भाधान का होता है। कौन सा होता है? गर्भाधान का होता है।
और आपको जानकारी के लिए बताएं कि उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुए इस संस्कार में संतान प्राप्ति के उद्देश्य से स्त्री के गर्भ में पुरुष बीजारोपण करता है, वो होता है गर्भाधान संस्कार। क्वेश्चन नंबर आपका है पुंसवन संस्कार कब प्रारंभ किया जाता है? तो पुंसवन संस्कार जो है यह गर्भाधान के बाद तीसरे माह पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए यह संस्कार किया जाता है, अर्थात ए वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका है 30, गर्भवती स्त्री की रक्षा के लिए तथा गर्भस्थ शिशु की दीर्घायु के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, गर्भवती स्त्री की रक्षा के लिए, गर्भस्थ शिशु की दीर्घायु के लिए सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। क्या किया जाता है? सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, बालक के जन्म के तुरंत बाद पिता बालक को स्पर्श कर उसके कान में आशीर्वाद का वचन बोलता है। इसका उद्देश्य संतान पर पड़ने वाली अनिष्टकारी बाधाओं से बचाना था। तो यह जो है संस्कार कौन सा होता है? इस 4 ऑप्शनों में आपको चूज करना है। ये है जात कर्म संस्कार। कौन सा है? जात कर्म संस्कार। क्वेश्चन नंबर 32 है, नामकरण संस्कार किस दिन नामकरण किया जाता है? अर्थात नामकरण संस्कार में किस दिन नामकरण संस्कार किया जाता है? तो बालक के जन्म के 11वें दिन शिशु का नाम रखा जाता है, अर्थात ये वाला ऑप्शन आपका सही है कि बालक के जन्म के 11वें दिन क्या होता है? शिशु का नाम रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, बालक के पहली बार घर से बाहर जाने पर किस संस्कार का आयोजन किया जाता है? तो वो निष्क्रमण संस्कार का आयोजन किया जाता है। किसका? निष्क्रमण संस्कार का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस संस्कार के अंतर्गत पहली बार शिशु को अन्न खिलाया जाता है तथा यह संस्कार जन्म के 5वें अथवा 6वें माह में किया जाता है, जिसे हम लोग देहात में चटावन कहते हैं। क्या कहते हैं? चटावन। अर्थात उसे पहली बार अन्न खिलाया जाता है, तो वो होता है अन्नप्राशन संस्कार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, शिशु के 1 वर्ष या 3 वर्ष का होने पर किस संस्कार का संपादन होता है जिसमें पहली बार शिशु के बाल काटे जाते हैं? जिसमें पहली बार शिशु के बाल काटे जाते हैं। ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ये आपको बताना है। तो ये होता है चौल कर्म, या इसे बोलते हैं चूड़ा कर्म। क्या बोलते हैं? चौल कर्म या चूड़ा करण संस्कार। अगला आपका है, शिशु के 5 वर्ष का होने पर गुरु द्वारा अक्षर ज्ञान कराया जाता है। यह किस संस्कार में होता है? तो यह होता है विद्यारंभ में। किसमें होता है? विद्यारंभ में। क्वेश्चन नंबर 38 है, उपनयन संस्कार ब्राह्मण का कितने वर्ष में होता है? तो भैया ब्राह्मण का होता है 8 वर्ष में। कितने वर्ष में होता है? 8 वर्ष में। उपनयन संस्कार क्षत्रिय का कितने वर्ष में होता है? तो ये होता है 11 वर्ष में। कितने वर्ष में होता है? 11 वर्ष में होता है। और उपनयन संस्कार वैश्य का कितने वर्षों में होता है? तो होता है 12 वर्ष में। अब शूद्र का पूछेगा तो शूद्र का उपनयन संस्कार नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 41 है, उपनयन संस्कार के कितने वर्ष के अंदर में वेदारंभ संस्कार का संपादन होता था, जिसमें वेदों का अध्ययन प्रारंभ किया जाता था? तो वह 1 वर्ष के अंदर में ही यह आयोजित होता था, वेदारंभ संस्कार। क्वेश्चन नंबर 42 है, गुरु के पास रहते हुए 16 वर्ष की आयु में पहली बार विद्यार्थी दाढ़ी मूछ बनवाने पर किस संस्कार का आयोजन किया जाता था? तो वो है भैया केशांत। कौन सा है? केशांत संस्कार। क्वेश्चन नंबर 43 है, शिक्षा की समाप्ति पर कौन सा संस्कार संपन्न होता था जिसके बाद वह स्नातक कहलाता था? इस संस्कार की सर्वमान्य आयु 24 वर्ष मानी गई थी, तो वो था समावर्तन संस्कार। कौन संस्कार था? समावर्तन संस्कार। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 44 और लास्ट क्वेश्चन है कि इस आश्रम के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। इसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति था।
इस संस्कार के लिए 25 वर्ष की आयु उपयुक्त मानी गई थी। तो वो कौन संस्कार था? वो था विवाह संस्कार। चलिए, हमने लास्ट में सारे संस्कारों को पढ़ाते हुए आपका विवाह भी करा दिया। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि यह संस्कार और वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का श्रृंखला है, और इन सारे क्वेश्चनों को अगर आप कर लेते हैं तो आप पूरी तरह से इस दोनों टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। उम्मीद है कि ये आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।